Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in the Code of Civil Procedure 1908 and topic are section 11, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कहते हैं। तो देखिए, इसको बेसिकली कानून में एक बेसिक सिद्धांत है कि यदि किसी केस को कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर दिया है तो फिर उसकी अपील तो की जा सकती है, लेकिन उस केस को पुनः फाइल नहीं किया जा सकता। और अगर हम सीपीसी की बात करें तो सेक्शन 11 में ये प्रावधान दिया गया है। तो इस कंटेम्प्ट पर चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में केस को पुनः फाइल किया जा सकता है और किस कंडीशन में केस को पुनः फाइल नहीं किया जा सकता। तो इन दिस वीडियो सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 11 प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। तो देखिए, रेस जुडिकाटा बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है और रेस को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, और जुडिकाटा का अर्थ होता है डिसाइडेड। तो यदि किसी सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, मेरिट पर तय कर दिया गया है, तो इसको फिर उस केस को पुनः फाइल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 11 की लैंग्वेज को यदि देखें तो ये प्रावधान करती है कि यदि कोर्ट के द्वारा किसी इश्यूज को, किसी सब्जेक्ट मैटर को या किसी काज ऑफ एक्शन को यदि तय कर दिया गया है और उसको सुनकर एविडेंस के आधार पर मेरिट पर तय कर दिया गया है, तो फिर उसी सेम पार्टी के द्वारा, उसी इश्यूज पर या उसी काज ऑफ एक्शन पर पुनः उस केस को फाइल नहीं किया जा सकता, अपील की जा सकती है। इसी को हम रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, मान लो दो व्यक्ति हैं, ए के प्लॉट को बी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो ए कोर्ट में रिलीफ मांगता है और केस फाइल करता है कि मेरे प्लॉट पर से बी का कब्जा हटा करके मुझे दिला दिया जाए। और कोर्ट ए और बी दोनों की बात सुन करके सबूतों के आधार पर ये निर्णय देती है, बल्कि ए के फेवर में कोर्ट डिसीजन दे देती है। तो देखिए, जब ए के फेवर में कोर्ट डिसीजन दे देती है तो अब इनमें से कोई एग्री पर्सन है, एग्री पार्टी है, तो वो अपील तो कर सकती है, लेकिन इसी इश्यूज पर केस को पुनः कोर्ट में नहीं ला सकती। ये रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि सेम पार्टी से तात्पर्य क्या है? सेम पार्टी का मतलब एक तो यही है कि ए और बी में से कोई केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरा, इनके उत्तराधिकारी, ए का उत्तराधिकारी हो लीगल हियर या बी का लीगल हियर हो, ये भी केस को पुनः कोर्ट में नहीं ला सकते। यानी बी का बेटा या ए का बेटा कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि ये केस तो मेरे फादर के साथ चला है, मैं इसमें पार्टी नहीं था, बल्कि उसको पार्टी, इनके उत्तराधिकारी को भी उसी प्रकार, क्योंकि बी के बेटे को वही राइट मिलेंगे जो बी को उस समय जिस नेचर का अधिकार उसको प्राप्त था, वही उसके पुत्र को या अधिकार, उसके जो उत्तराधिकार को वही राइट प्राप्त होते हैं। एक दूसरी बात यह है कि ए ने यदि किसी को राइट या टाइटल, हक ट्रांसफर कर दिया है किसी अदर व्यक्ति को, या बी ने किसी को अधिकार, हक ट्रांसफर किया हुआ है, तो वो व्यक्ति भी सेम पार्टी माना जाएगा, वो भी केस उन्हें नहीं ला सकता। तो देखिए, सेक्शन 11 के अंत में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला तो यह है, यदि एक से ज्यादा केस कोर्ट में फाइल कर दिए गए हैं, अलग अलग कोर्ट में फाइल कर दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वहां देखिए, जिस केस का डिसीजन सबसे पहले आएगा वो निर्णय सारे केस पर मान्य होगा, चाहे वो केस पहले फाइल किया गया हो या बाद में फाइल किया गया हो। बस यहाँ एक शर्त ये है कि उस कोर्ट को सुनने का क्षेत्राधिकार उसके प्राप्त होना चाहिए था, यानी वो कंपिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विवाद का बिंदु। देखिए, जब कोई पार्टी किसी बात को कहती है और सामने वाली पार्टी उसको मना कर देती है, तो ये विवाद का विषय बन जाता है, लैंड इन डिस्प्यूट। अब इसी उदाहरण में हम ले लेते हैं जो पहले हमने डिस्कस किया, जस्ट ए का प्लॉट था, बी ने पोजीशन किया हुआ था। ए दिखाता है कोर्ट में मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स है प्लॉट के, बी कहता है मेरा लंबे समय से इस पर कब्जा है। यानी, और यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है
कि ए और बी तो केस को डिस्पोज ऑफ कोर्ट ने कर दिया, ए को पोजीशन के हक में डिसीजन दे दिया। अब मान लिया ए अब दोबारा इस बात के लिए भी केस नहीं ला सकता कि बी ने मेरे प्लॉट को इतने दिन से अवैध कब्जा किया हुआ था, लिहाजा मुझे कंपनसेशन इसका दिलाया जाए। अगर ये डिमांड उसको करनी थी तो पहले ही दावे में, पहले ही केस में कोर्ट से डिमांड करनी चाहिए थी। लिहाजा अब जब एक बार निर्णय हो गया तो दोबारा कोर्ट से वो कंपनसेशन या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए कोर्ट से डिमांड नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उसी सूट में ए ने कंपनसेशन की या एक्स्ट्रा एक्सपेंशन की डिमांड की हो, लेकिन कोर्ट ने केवल पोजीशन ए के हक में दिया हो और उस पर कोर्ट साइलेंट रही हो, तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने ए के जो उसने कंपनसेशन की डिमांड की थी उसने उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है जनहित का मामला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जनहित में कोई बेसिक रूल कानून में ये है कि जनहित का यदि कहीं मामला है तो उसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन लेकर के सूट फाइल कर सकते हैं। देखिए सभी को पार्टी बनाया जाना तो पॉसिबल है नहीं। जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो आम जन में किन्हीं दो या दो से ज्यादा व्यक्ति ने सूट फाइल किया और कोर्ट ने उसका डिसीजन भी दे दिया। तो कोई व्यक्ति आकर के अब कोर्ट से ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं इस कोर्ट में मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, मैं पार्टी मुझे बनाया जाना चाहिए था, इसलिए ये ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होता। सेक्शन 11 ये क्लैरिफाई करती है ऐसे मामलों में जो डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिन व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो सभी की ओर से दायर किया हुआ केस समझा जाएगा। टेक्निकल मामला है, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पर सूट को रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे कोई फीस की कमी हो, फीस कम लगाई गई हो, या दावे में आपके कोई काज ऑफ एक्शन छूट गया हो, इस ग्राउंड पर यदि खारिज कर दिया गया है, या किसी सरकार के खिलाफ आपने कोई मुकदमा दायर किया है और उसको नोटिस नहीं दिया है 2 महीने पहले, जैसे शर्त है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल करेंगे तो 2 माह पहले आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना होता है। यदि वो नोटिस नहीं दिया गया है, इस प्रकार की ग्राउंड पर यदि मुकदमा को खारिज कर दिया गया है, तो फिर इन शर्तों को पूरा करके कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है।